मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। इट मींस क्वांटम नंबर्स पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्वांटम नंबर्स पर आधारित आंकिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं और इनको सॉल्व करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और इनको सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आप डायरेक्ट हमारा ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप इस लेक्चर वीडियो से पहले हमारे इसी चैनल पर अपलोड किए गए लेक्चर वीडियो नंबर 10 इसी चैप्टर का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और जिसका टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, उसे पहले आप देख लें ताकि आपको क्वांटम नंबर्स का जो एबीसीडी है वो आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जिससे कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, अब इन्हें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वांटम नंबर्स जैसा कि आपको पता है 4 प्रकार की होती हैं, एन, एल, एम, एस। तो आपको ये बताया जाता है कि एन जो होती है वो कोस को बताती है, एल हमारी उपकोष को बताती है, एम हमारी ऑर्बिटल को बताती है और जो एस होती है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। बच्चों, जो कोष होते हैं उनको 1 2 3 4 इत्यादि संख्याओं से डिनोट करते हैं। उपकोषों को बच्चों एस, पी, डी, एफ 4 प्रकार के बच्चों उपकोष होते हैं और इन्हीं लेटरों से इनको डिनोट करते हैं। आर्बिटल बच्चों इस तरह से आप इनको समझें कि जो उपकोष होते हैं वो ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं। जो एक एस उपकोष होता है वो एक एस ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। और हाँ बच्चों, इनको इस तरह से समझो, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। एक ये एस उपकोष है, एक एस ऑर्बिटल से बना हुआ है। पी उपकोष 3 पी ऑर्बिटलों से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड से बने हुए हैं। डी उपकोष 5 डी ऑर्बिटलों से बने हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स। इसी तरह से बच्चों एफ जो पोष होते हैं ये 7 एफ ऑर्बिटलों से मिलकर बने होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जटिल होता है, इसलिए उनको बना पाना संभव नहीं है। ये जो पी उपकोष के ये 3 पी ऑर्बिटल हैं, इनको 3 बॉक्सों से डिनोट किया जाता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एस ऑर्बिटल को एक बॉक्स से डिनोट करते हैं और ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं इनको 5 बॉक्सों से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5। और जो ये एफ ऑर्बिटल हैं इनको 7 बॉक्सों से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बच्चों पूरा इसका थोड़ा बेस है क्वांटम नंबर्स का। और बच्चों हाँ, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एम यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या से डिनोट किए जाते हैं। जो उपकोष हैं ये दिगंशी क्वांटम संख्या एल से डिनोट किए जाते हैं। अब बच्चों, ये जो ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम बॉक्स बना के यहाँ पे लिखते हैं, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक का जो डायरेक्शन होती है वो अपवार्ड डायरेक्शन होती है जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको हाफ एरो बना करके, हाफ एरो और इसका जो मुख है वो ऊपर की ओर बनाते हैं और इस डायरेक्शन को बच्चों कहते हैं दक्षिणावर्त। ये बच्चों क्लॉकवाइज होती है घड़ी की सुई की दिशा में। और बच्चों हाँ, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के 2 तरीके हैं, आप हाफ एरो बना सकते हैं और फुल एरो भी बना सकते हैं। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और ये डायरेक्शन बोली जाती है बच्चों वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त डायरेक्शन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s की वैल्यू होती है +1/2 और वामावर्त डायरेक्शन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s की वैल्यू होती है -1/2। अब बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो L होता है, ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या L होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इन उपकोषों के लिए एस, पी, डी, एफ के लिए
एस उपकोष के लिए 0 होती है, पी उपकोष के लिए 1 होती है, डी उपकोष के लिए 2 होती है और एफ उपकोष के लिए 3 होती है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि एल की वैल्यू 0 है तो एस उपकोष है, एल की वैल्यू 1 है तो पी उपकोष है, एल की वैल्यू 2 है तो डी उपकोष है और एल की वैल्यू 3 है तो एफ उपकोष है। आपको बहुत सारी चीजें हैं इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड, अगर इनको मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो फिर हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसी चैप्टर के लेक्चर वीडियो नंबर 10 को, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स, उसको ध्यान से देखें। अब बच्चों मैं इसलिए थोड़ा ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आप थोड़ा रिकॉल हो जाएं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो बच्चों एन मुख्य क्वांटम संख्या, एल दिगंशी क्वांटम संख्या, एम चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस स्पिन क्वांटम संख्या। अब बच्चों मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं जो मैंने बोर्ड पे राइट डाउन किए हुए हैं। अब बच्चों मैं इसे करता हूं साफ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब मैं इन्हें कर रहा हूं साफ। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया, अब इनका सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? 3d1 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m व s के मान ज्ञात करो। बच्चों क्या है हमारे पास? 3d1, यानी कि हमारे पास जो बच्चों उपकोष से पहले आपको पता है डी क्या है? उपकोष है। उपकोष से पहले जो संख्या होती है वो कोष की संख्या होती है। ये कोष है, ये उपकोष है। तो कोष की जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। यानी कि यहां पर जैसे मैंने इसको देखा तो तुरंत आ गया n का वैल्यू कितना? 3। उपकोष से पहले जो संख्या होती है वही बच्चों कोष की संख्या होती है, उसी को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अभी मैंने आपको बताया था कि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जिन उपकोषों के लिए होती हैं उनके नाम है S, P, D, F। इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि इसे आप याद कर लें, ध्यान में रखें, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों यहां पर D उपकोष है तो D उपकोष के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो L की वैल्यू मैंने लिख ली 2। तो जैसे ही आपने इसको देखा आपके दिमाग में कोष और उपकोष तुरंत आ जाने चाहिए कि कोष यहाँ पर 3 है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 3 है, d उपकोष है, इट मींस दिगंशी क्वांटम संख्या l की वैल्यू 2 है। आगे m और s की वैल्यूज पता करने के लिए आपको d उपकोष बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था d उपकोष में 5 d ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ ऑर्बिटलों के नाम भी आप ध्यान रखें, dxy, dyz, dz स्क्वायर। इसके बाद बच्चों नंबर आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर dzx। इनको इसी क्रम में याद रखें, इसकी बहुत ज्यादा अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, जो ये कहता है कि जब ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना यानी कि उनका युग्मन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में आ जाएगा। आगे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आगे हमें किसी इलेक्ट्रॉन को भरने की आवश्यकता नहीं है। अब पूरा फोकस हमारा इसी इलेक्ट्रॉन पर है जो कि किसमें है? dxy ऑर्बिटल में है। बच्चों इनको थोड़ा पहले लिख लेते हैं। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है। अब हमें dxy ऑर्बिटल से मतलब है ऑर्बिटल को बताता है चुंबकीय क्वांटम संख्या m। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m की वैल्यू यहाँ हमें पता करनी है और चुंबकीय क्वांटम संख्या m की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है -l से लेकर के कहां तक? +l तक। और साथ में हम लिखते हैं शून्य सहित, साथ में लिखते हैं शून्य सहित। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ l की वैल्यू है 2 तो m की वैल्यू क्या आएंगी? m की वैल्यू आएगी -2, -1, 0, +1, +2, 5 आएंगी चूंकि d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो बच्चों क्रमशः -2, -1, 0,
+1 +2। इसका मतलब क्या हुआ, हमें बच्चों उसी ऑर्बिटल से मतलब है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में dxy में है, तो इसका मतलब यहाँ m की वैल्यू है हमारी -2। अब हमें s की वैल्यू डिटरमिन करनी है। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मुख है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण कर रहा है, तो दक्षिणावर्त के लिए s की वैल्यू होती है +1/2। तो इस तरह से 3d1 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने n l m s की वैल्यूज डिटरमिन कर ली हैं। आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। ध्यान से समझेंगे तो जरूर समझ में आएंगी। अब बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आपको मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें। 3d6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। हमारे पास क्या है, कौन सा कोष है, 3d6 ये विन्यास है, और इसमें हमें चौथे इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है और उसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि आप जब देखते हैं विन्यास को, तो आपको जो संख्या दिखे वो कोष होती है, और वही होती है मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू। और जो उपकोष होता है, उपकोष हमेशा दिगंशी क्वांटम संख्या l से डिनोट होता है, और उपकोषों के लिए l की वैल्यूज ये आप ध्यान रखो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो इसका मतलब जैसे ही आपने इसको देखा तो तुरंत n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 आ गई। अब आगे के लिए हम इसके ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया डी उपकोष में टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल, 2 3 4, थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं, 4 1 5। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं बच्चों, बार बार इनको मैं इसलिए बोल रहा हूं लिखने के लिए ताकि आपको ये याद हो जाएं। इनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बच्चों इसमें हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंड नियम के अनुसार, यानी कि पहले सभी ऑर्बिटलों में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, इसके बाद ही उनका जोड़ा बनाना शुरू करना है। 6 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब बच्चों आप ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका चौथा यही आ रहा है, लेकिन हमें चौथे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, चूंकि हमें चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। जिस क्रम में भरे हैं उसी क्रम में काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये बच्चों हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है, और इसी के लिए हमें सारी क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। n और l के मान इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए सेम रहते हैं। अब m की वैल्यू देखिए बच्चों, l इक्वल टू 2 है, तो m की वैल्यू जैसा कि मैंने यहाँ क्लियर किया था, -2 -1 0 +1 +2। अब आप देखो जिस ऑर्बिटल में ये हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसके लिए m की वैल्यू है +1, तो लिखेंगे m इक्वल टू +1। और ध्यान दो इलेक्ट्रॉन हमारा दक्षिणावर्त दिशा में है, तो s की वैल्यू आएगी +1/2। तो इस तरह से हमने इसके लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान डिटरमिन कर लिए। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट डाउन किया, डी उपकोष के नवे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या होगा, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको बताता हूं। डी उपकोष है बच्चों, तो डी उपकोष में आप जानते हो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नवे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी उपकोष और इसके ऑर्बिटल्स को बनाएंगे। डी उपकोष में टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स। सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना है। टोटल अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब बच्चों हमें मतलब है नमे इलेक्ट्रॉन से, कभी बच्चों ऐसे काउंट नहीं कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नमा इलेक्ट्रॉन आपका ये आने लगेगा, लेकिन ये गलत तरीका है, हमें हुंड के रूल को फॉलो करते हुए चलना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां नमा, ये हमारा नमा इलेक्ट्रॉन है, नमा इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे हमसे केवल m का मान पूछा जा रहा है। डी पोज के लिए L की वैल्यू होती है 2, ध्यान रखो डी पोज के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो L की वैल्यू हमसे नहीं पूछी है, हमसे M की वैल्यू पूछी है। तो जब D 2 है तो M के मान क्या होते हैं, वो देखो बच्चों -2 -1 0 +1 +2। आपको समझ में आ रहा होगा नमा इलेक्ट्रॉन dx² - y² ऑर्बिटल में है और इसके लिए M की वैल्यू आ रही है +1। तो यहां लिखेंगे नमे इलेक्ट्रॉन के लिए m = +1 और यही हमारा आंसर है। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, 4pz1 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। कैसे लिखेंगे, 4pz1 चौथा कोष है और उसका pz ऑर्बिटल है। pz ऑर्बिटल बच्चों p उपकोष का होता है, तो जरा हम इसके सभी ऑर्बिटलों को बना लेते हैं। p उपकोष में होते हैं टोटल कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं। चलो इनको थोड़ा बड़ा आकार दे दें। कौन कौन होते हैं बच्चों, px, py और pz। लेकिन हमें तो pz से मतलब है और ये विन्यास हमें ये बता रहा है कि pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो चला नहीं गया होगा, पहले px में एक आया होगा, फिर py में एक आया होगा, तब pz में एक गया होगा। तो जो भी कंडीशन है हमें हालांकि इससे मतलब नहीं है, हमें केवल इसी इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इसी इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो जब आप देखते हैं 4 संख्या p देखते हैं तो p उपकोष है, तो जब आप 4 देखते हैं तो इट मींस n की वैल्यू हो जाती है 4। चूंकि कोष की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या होती है और वो कोष से पहले लिखी होती है, इट मींस n = 4 है। p उपकोष है, p उपकोष के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख देंगे l की वैल्यू 1। आपको पता है जब l 1 आएगा तो m की वैल्यू आएगी -1 0 +1। देखिए बच्चों इसका मतलब यहाँ m की वैल्यू है -1 0 +1। अब बच्चों आप उस इलेक्ट्रॉन को देखो जहां जिसके लिए हमें क्वांटम संख्याओं के मान डिटरमिन करने हैं, pz के लिए डिटरमिन करना है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में है और इसके लिए m की वैल्यू आ रही है +1, तो हम लिखेंगे m = +1। और इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो दक्षिणावर्त दिशा में है, तो s की वैल्यू आ जाएगी +1/2। तो ये क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज हैं इसके लिए। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व किए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं 5। यहाँ लिखा है 3d8 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m व s के मान लिखिए। 3d8 मतलब यहाँ 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए सारी क्वांटम संख्या, d उपकोष के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए सारी क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज हमसे पूछी है। देखो बच्चों 3d8 ये विन्यास है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन हम फिल करें तो d उपकोष में 5 d ऑर्बिटल होते हैं, 3 3 2 5। कौन कौन होते हैं बच्चों, dxy, dyz, dz², dx² - y², dz(x). 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों फिल करने हैं, तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन है और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सारी क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। जब आप देखते हैं 3d तो इसका मतलब है कि कोष यहाँ पर 3 है,
3 कोस का मतलब है n की वैल्यू 3 है। d कोस है और d कोस के लिए l की वैल्यू होती है 2, यानी कि l इक्वल टू 2। अब हमें 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू पता करनी है। बच्चों l 2 है तो m की वैल्यू क्या आएंगी? -2 -1 0 +1 +2। बच्चों देखो हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन dz स्क्वायर ऑर्बिटल में है और इसके लिए m की वैल्यू है 0। अब इलेक्ट्रॉन का चक्कर देखो बच्चों, ये वामावर्त दिशा में नीचे की ओर इसका मुख है, तो इसके लिए जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2 और यही क्वांटम संख्याएं होती हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट कर लें, फिर आगे अगले क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो है क्या। नाइट्रोजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निर्धारित कीजिए। बच्चों नाइट्रोजन परमाणु का सबसे पहले आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा कि वो किस कोष में है, किस उपकोष में है और किस ऑर्बिटल में है और उसकी चक्कर की दिशा कैसी है, तभी आप उसकी क्वांटम संख्या निकाल पाएंगे। इसके लिए बच्चों आपको नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तभी आप उसके इलेक्ट्रॉन पता कर पाएंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और तभी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो यहां हमें नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत है। देखिए बच्चों नाइट्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है बच्चों, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों देखो 1s2 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4, बचे कितने? 3, यानी कि 2p3 2p3, यानी कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p उपकोष में है। किसमें है? 2p। p उपकोष में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन? px py और pz। pz इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड रूल के अकॉर्डिंग। 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों यहां हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन होगा और 7वां इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 4 5 6 7, ये 7वां या अंतिम इलेक्ट्रॉन है, 7वां या अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसका हमें पहले पता करना होता है। अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है और p कोष में है और pz ऑर्बिटल में है और दक्षिणावर्त चक्कर कर रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में चक्कर कर रहा है। तो आसानी से अब क्वांटम संख्या आ गई इसके लिए। देखिए बच्चों n हमारा कितना है? 2 है। p उपकोष है तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, यानी कि l1 है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी है? देखो बच्चों L1 तो m की वैल्यू -1 0 +1। हमारा इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में है तो pz के लिए m की वैल्यू +1 और हमारा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में है तो s की वैल्यू +1/2। तो ये इसके लिए क्वांटम संख्याओं के मान हो गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या? स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक Z = 21 है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। आसानी से निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन इसमें 21, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे? 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 2 2 4 4 6 10, फिर इसके बाद 3s2 3p6 और 4s2। यहां तक बच्चों 4s2 जब आप करते हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 21 है। 4s के बाद नंबर आता है किसका? 3d का, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में है। अब इसका हम बनाएंगे ऑर्बिटल, 3d उपकोष के बनाएंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 ऑर्बिटल हो गए। आपको याद दिला दूं कौन कौन? dxy dyz dz2, फिर dx2 - y2 और dzx। अब बच्चों इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में आएगा। बच्चों यही हमारा 21वां इलेक्ट्रॉन है।
ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 21वां इलेक्ट्रॉन है, 21वां या अंतिम इलेक्ट्रॉन है। सॉरी बच्चों, 21वां या अंतिम क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको बच्चों ऐसे हटा देते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने राइट डाउन कर रखा था, ठीक है। अब बच्चों यहां देखिए, हमें n की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? तीसरा कोष है तो n की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3 है। डीप कोष है, डीप कोष के लिए l की वैल्यू 2 होती है, 2 लिखेंगे। अब m की वैल्यू देखो बच्चों, m की वैल्यूज क्या होती हैं? -2, -1, 0, +1 और +2। हमारा इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में है और इसके लिए m की वैल्यू है -2। इलेक्ट्रॉन हमारा दक्षिणावर्त दिशा में है, ऊपर की तरफ इसका एरो है, तो s की वैल्यू +1/2। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, क्वांटम संख्या आनी चाहिए, तभी आप ये प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं सीख पाया है तो मेरे लेक्चर वीडियो जिसमें अबाउट रूल और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला लेक्चर वीडियो है, उसको ध्यान से देखें, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या कह रहा है? सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है के अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चौरक क्वांटम संख्या लिखिए। अब इसमें बच्चों थोड़ा इसने भ्रमित कर दिया है। बच्चों एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन कोष की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कोष नाभिक के सबसे नजदीक होता है, उस इलेक्ट्रॉन कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों यहाँ पूछा है अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। इसका मतलब कि जो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्य कोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्य कोष के अंतिम इलेक्ट्रॉन का पता लगाएंगे। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 4 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 है, एक बचा है, ये चला गया 3s1। यानी कि तीसरे कोष के s उपकोष में और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों इसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होगी और यही अंतिम नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर यही इलेक्ट्रॉन है। सबसे अधिक दूरी के कोष में यही इलेक्ट्रॉन है। s उपकोष के लिए बच्चों s उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और एक ही यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो s उपकोष से पहले जो नंबर है ये है मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू। s उपकोष के लिए l की वैल्यू, दिगंशी क्वांटम संख्या l की वैल्यू 0 होती है, और जब l 0 तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m की वैल्यू भी 0 होती है। चक्रण देखो बच्चों दक्षिणावर्त है तो s की वैल्यू +1/2, और यही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो अधिकतम ऊर्जा वाला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, जो नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर कोष होगी उसी कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। अगर कोष में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे अधिक दूरी पर होगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और उसी के लिए आप सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 9 हमारा कह रहा है कि F यानी कि आयरन के 24वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये पता करेंगे 24वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है। इसके बाद ही उसके लिए क्वांटम संख्याओं के मान आ पाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4s2 जब आप करते हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये अगले 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3d उपकोष में जाएंगे। अब बच्चों हमें 24वां इलेक्ट्रॉन पता करना है। यहाँ तक तो 20 हो जाते हैं, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26, ये सब 3d उपकोष में। आप 3d उपकोष की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे।
जिससे कि ये पता चले 1 2 3 4 5, जिससे कि पता चले कि 24वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये कौन सी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स। 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और हुंड रूल को फॉलो करते हुए ये 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऑर्बिटल्स में। यानी कि सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसके बाद डबलिंग होगी यानी कि 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें 24वां इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है। 20 यहाँ तक हो गए थे, 21 22 23 24, ये हमारा 24वां क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इसी के लिए सारी कहानी यहाँ पर हमें लिखनी है। अब आप देखिए बच्चों, 24वां इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष के डी कोष में है, यानी कि इसके लिए जो n है वो 3 है, l है वो 2 है, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। अब m की वैल्यू देखो बच्चों, m की वैल्यू जिनके लिए क्या आएंगी, -2 -1 0 +1 +2। बच्चों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में 24वां इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए m की वैल्यू जो हमारी है वो है +1। इलेक्ट्रॉन बच्चों आप देख रहे हो ऊपर की तरफ इसका अपवार्ड डायरेक्शन में इसका मुंह है, यानी कि दक्षिणावर्त डायरेक्शन है, तो इसके लिए s की वैल्यू आएगी +1/2। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इन क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न ऑर्बिटल कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं। देखो बच्चों, इनके लिए क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं, और ये आपसे पूछा गया है कि इन ऑर्बिटलों को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। पहला देखिए, पहले में क्या दिया है बच्चों, n की वैल्यू 2 दी है, l की वैल्यू 1 दी है। तो n हमेशा बच्चों कोष को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब यहाँ दूसरा कोष है। अब बच्चों ध्यान से इसको समझिए कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि s p d f जो कोष होते हैं इनके लिए l की वैल्यू क्रमशः 0 1 2 3 होती है, 0 1 2 3 होती है। l की वैल्यू 1 है, इट मींस यहाँ p उपकोष है। क्या है, p उपकोष है। तो यहाँ ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। बच्चों यहाँ ऑर्बिटल ना लिख करके मैं लिख दूं उपकोष, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। निम्न उपकोष कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, तो बच्चों कैसे 2p से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब ये आप आसानी से कर लेंगे, जैसा कि मैंने दूसरा यहाँ दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, n = 5 l = 3। तो बच्चों पांचवा कोष होगा, l = 3 है तो f कोष होगा, तो 5f ऐसे इसको डिनोट करेंगे। तीसरे पे आ जाइए बच्चों, यहां मैंने दिया है n = 3 और l = 2। अब आपको आ रहा होगा समझ में, n3 यानी कि तीसरा कोष है, l2 है यानी कि d कोष है, इसको 3d से डिनोट करेंगे। और चौथे नंबर पर आ जाइए, ये दिया है मैंने n = 4 l = 0 यानी कि चौथा कोष है, l = 0 यानी कि s उपकोष है। बच्चों समझ में आ रहा होगा। इसको ध्यान से आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहां होने वाली नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित ऑर्बिटलों के नाम लिखिए। ऑर्बिटलों के नाम लिखने हैं। देखो बच्चों, पहला देखिए, यहां n = 2 है, l = 1 है, m = -1। n2 है, ध्यान दो n2 है तो दूसरा कोष है। l1 है यानी कि p उपकोष है। m-1 है, तो बच्चों आपको मैंने बताया है कि जो p आपका कोष होता उपकोष होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। और इनके लिए जो m की वैल्यू होती है वो होती है -1 0 +1। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं,
जो m की संभावित मान होते हैं वो -l से लेकर +l तक शून्य सहित होते हैं, और ये +l से लेकर के -l तक भी शून्य सहित होते हैं। लेकिन प्रचलन में, प्रयोग में -l से लेकर के +l तक शून्य सहित, इसी को प्रयोग में ज्यादातर लाया जाता है। लेकिन अगर आप इसको +l से लेकर के -l तक शून्य सहित कर देंगे तो वो भी ठीक है, तो वो भी सही है, दोनों ही वैल्यू सही है। यानी कि अगर हम इसके लिए m की वैल्यू रखें +1 0 -1 तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। लेकिन इस समय किसको यूज किया जा रहा है? इसको, -l से लेकर के +l तक को। ठीक है बच्चों, -l से लेकर के +l तक को। मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी। तो m की वैल्यू -1 है, यानी कि px ऑर्बिटल है। कौन सा है? px। इसको px आप लिखेंगे, 2px। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरे में रखा है n = 4, l = 2 और m = 0। m = 0। बच्चों मैंने आपको यह भी बताया है कि जो आपके होता है d उपकोष, इसमें 5 d ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन? dxy, dyz, dz² और dx² - y² और dzx। इसको मैं बार बार लिख रहा हूं, अब आपको इसकी उपयोगिता अभी समझ में आएगी। इनके लिए जो m की वैल्यूज होती हैं वो कौन कौन होती है? -2, -1, 0, +1 और +2। ये वैल्यूज m की होती हैं इनके लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए n4 है, यानी कि चौथा कोष है, l2 है, तो d उपकोष है, d उपकोष, m0 है, यानी कि dz² ऑर्बिटल है, dz² ऑर्बिटल है। यहां से आपका क्लियर होगा, यहां से क्लियर होगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल के बाद सेट होता है। इसका क्रम आपको ध्यान रखना है, dxy, dyz, dz², dx² - y² और dzx। ये हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा कहां गया? वो n3l1 और m +-1, n3l1 और m +-1। अब इसको ध्यान से देखो, n3 है, यानी कि तीसरा हमारा क्या है? कोष है, l1 है, यानी कि p उपकोष है, p उपकोष है। और m +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। बच्चों जब m +1 होगा तो pz ऑर्बिटल होगी। कौन सी होगी? pz। और जब -1 होगा तो px ऑर्बिटल होगी, यानी कि हम इसको लिखेंगे 3pz या 3px। ठीक। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 को देखिए, चौथे पार्ट पर। l = 4, n = 4, l = 0, m = 0। देखिए बच्चों, n है 4, यानी कि चौथा कोष है, l है 0, l जब 0 होता है तो s उपकोष होता है, आप s उपकोष बना देंगे। m0 बच्चों, एक s उपकोष में एक ही s ऑर्बिटल होता है, तो यहां अब आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। s उपकोष में एक ही s ऑर्बिटल होता है, तो इसको इसी तरह से ही लिखा जाता है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसके 5वें पार्ट पर आते हैं। इसमें मैंने लिखा है n = 3, l = 2 और m = +-2। ध्यान दो बच्चों, n3 है तो तीसरा कोष है, l2 है, l2 d उपकोष है, d उपकोष है, m = +2 या -2। बच्चों जब +2 होगा तो dzx ऑर्बिटल होगी, dzx। अब या करके लिखेंगे, यानी कि -2 भी हो सकता है। जब -2 होगा तो dxy ऑर्बिटल होगी, यानी कि 3dxy। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल जो क्वांटम संख्याओं के द्वारा लिखे गए हैं, उन ऑर्बिटलों का आसानी से पता लगा सकते हैं। आपको इसकी जानकारी बढ़िया ढंग से होनी चाहिए, और उपकोषों का भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट करो कॉपी में। अब बच्चों आगे के क्वेश्चनों को मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चनों को आप पढ़िए, समझिए, आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर सॉल्व करना समझ में आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 जो कह रहा है यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 हो तो द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान बताइए। देखिए बच्चों बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों इसमें दिया क्या है, देखो गिवन क्या दिया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग 7 है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को लिखते हैं m से जिसकी वैल्यू है 7। द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान पूछा है, द्विअंशी क्वांटम संख्या को लिखते हैं l से। आपको पता होना चाहिए m और l में रिलेशन होता है m इक्वल टू 2l प्लस 1 और इसी का हम यूज करने वाले हैं। देखिए l की वैल्यू पूछिए, हम लिखेंगे m बराबर 2l प्लस 1 से वैल्यू पुटअप करेंगे, m की वैल्यू 7 2l प्लस 1 तो 2l इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। इट मीन्स l इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यानी कि हमारे पास आ गया है l इक्वल टू 3। L इक्वल टू 3। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। देखिए बच्चों क्या L इक्वल टू 4 के लिए m के कितने मान होंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ है इसमें, देखो बच्चों गिवन L इक्वल टू 4 दिया है और m की वैल्यू हमसे पूछी है, तो m इक्वल टू होता है 2l प्लस 1 यानी कि 2 गुणे 4 प्लस 1 यानी कि 2 चौको 8, 8 1 9। आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है मुक्त क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए l व m के मान लिखिए। ये मैंने आपको बताया था कि L के किसी n के लिए L के मानों की संख्या n ही होती है और m के मानों की संख्या n स्क्वायर होती है, s के मानों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। क्वांटम संख्याओं वाला लेक्चर वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें एकदम से समझ में आ जाएंगी। देखो यहां क्या दिया है, गिवन n इक्वल टू 2, आप लिखेंगे L के मानों की संख्या, मानों की संख्या या मान निकाल लीजिए बच्चों, मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए बच्चों चार्ट बनाएंगे एक n l m। n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, l 0 से n-1 तक यानी कि 0 होगी और 2-1 यानी कि 1 होगी। अब l की वैल्यू जब 0 है तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी और l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 और क्या हो जाएगी +1। तो इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखा जाए तो l के कुल मान है 1 2, 2 ही मान है, जितना n का वैल्यू है उतने ही l के मान है। m के मान 1 2 3 4, 4 है यानी कि 2 का वर्ग बराबर 4 यानी कि n स्क्वायर है। मान पूछ रहा है तो मान इस तरह से हम इनके डिटरमिन कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहा जा रहा है द्विअंशी क्वांटम संख्या l बराबर 2 होने पर चुंबकीय क्वांटम संख्या n के मान लिखिए। देखो बच्चों मान पूछ रहा है, हमें दिया हुआ है l इक्वल टू 2, m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -l से लेकर के +l तक शून्य सहित। तो क्या क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 +1 और +2, दैट्स आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वांटम संख्याओं पे डिपेंड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग मैंने सारे टाइप आपको यहाँ पर समझा दिए हैं और सॉल्व भी करा दिए हैं। अब आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट और कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों इस लेक्चर वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों आपको लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।